ओके, सो दिस इज लेक्चर 8 ऑन ग्रेविटेशन। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किया था। आज हमें करना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने से पहले यू शुड नो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन। ओके, अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो प्लीज़ गो थ्रू द लास्ट लेक्चर। तो आई टेल यू द डेफिनेशन। क्या था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वॉज वर्क डन in bringing a mass of m from infinity to a certain point। ठीक है, अगर infinity से हम किसी point पर लाने में जो काम कर रहे हैं that is your gravitational potential energy। ठीक है, तो change in gravitational potential energy क्या होगा? जब हम इसे infinity से ना लेके किसी और point से लेकर आ रहे हैं। ठीक है, उधर हमने क्या किया था, हमने एक पॉइंट बोल दिया था कि हम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं। इधर हम इन्फिनिटी से नहीं ला रहे हैं, इधर हमने बोल दिया कि कोई r1 पे रखा हुआ है, उसको हम लेकर आ रहे हैं कहाँ पर? r2 डिस्टेंस पर, एक ऑब्जेक्ट की वजह से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल डेफिनेशन से समझते हैं। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m इज मूव्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस r1 टू अ डिस्टेंस r2 इज गिवन बाय डेल u। फॉर एग्जाम्पल ये आपका कैपिटल M है जिसकी वजह से पूरी ग्रेविटेशनल फील्ड आ रही है। आप इस मास m को मूव कराना चाहते हो, दिस इज केप्ट एट डिस्टेंस r1, आपको इसको यहाँ पर लेकर आना है r2 पर। ठीक है, तो जो चेंज आएगा, जो वर्क डन होगा, दैट विल गिव यू द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसके दो केसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी, जरूरी नहीं है कि आपका जो आप बाद वाले डिस्टेंस से शुरू पे लेके आ रहे हो, शुरू से बाद में भी तो लेके जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इन दिस r1 से आप r2 लेके जा रहे हो, मतलब पीछे लेकर आ रहे हो, ऑलराइट। और यहाँ पे क्या कर रहे हो, r1 यहाँ पर है, उसको आप यहाँ पर लेकर जा रहे हो। तो दोनों केसेस में दिस विल बी नोन एज चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब इसको डिराइव करना है। वो आता कैसे? लास्ट लेक्चर से आता है एकदम। उसमें हम क्या करते थे, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, इन्फिनिटी से r लेके जाते थे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करते थे, यानी gmm अपॉन एक्स स्क्वायर, ये होता था आपका फोर्स, और dx हो जाता था आपका डिस्प्लेसमेंट। इन द वेरी सिमिलर मैनर इधर आप क्या कर रहे हो, यू आर डूइंग द सेम थिंग, बस यू आर चेंजिंग द लिमिट्स। इन्फिनिटी से r की जगह यू आर कीपिंग द लिमिट्स टू बी r1 टू r2। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा? -1/x। लिमिट्स पुट करोगे आएगा -1/r2 + 1/r1, या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो, इट इज gmm इंटू 1/r1 - 1/r2, 1/r1 - 1/r2। इज दिस क्लियर? ठीक है, सो दिस फॉर्मूला गिव्स यू द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ऑलराइट, ठीक है। अब देखो केस 1 में क्या था, आप बाद से पहले लेके आ रहे थे, यानी r1 वॉज ग्रेटर देन r2। अगर r1 ग्रेटर है r2 से तो क्या 1/r1 विल बी लेस देन 1/r2। इज दिस क्लियर? तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इट इज gmm 1/r1 - 1/r2। ठीक है, अगर ये चीज़ छोटी है तो ये क्वांटिटी नेगेटिव आ जाएगी, ये क्वांटिटी नेगेटिव आ गई, बाहर पॉजिटिव है, तो ओवरऑल क्वांटिटी विल बी नेगेटिव। तो आपकी जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या नेगेटिव आ जाएगा, मतलब बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग। सिमिलरली इन द नेक्स्ट केस क्या था कि आप r1 से r2 लेके जा रहे थे, इधर लेके जा रहे थे। इफ r2 वॉज ग्रेटर देन r1 तो 1/r1 विल बी ग्रेटर देन 1/r2। ठीक है, और फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था gmm 1/r1 - 1/r2। दिस क्वांटिटी विल बी पॉजिटिव क्योंकि ये बड़ा है, दिस इज पॉजिटिव, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इट विल बी पॉजिटिव। इज दिस क्लियर? ठीक है, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों ने बचपन में क्या पढ़ा था 9th क्लास में कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हाइट h पे रेस करो तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, इट इज इक्वल टू mgh। तो अभी जो हमने फॉर्मूला निकाला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, वो लास्ट क्लास में निकाला था। कितना था लास्ट क्लास में? -gmm अपॉन r। दिस वॉज द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हमें क्या बताना है कि अगर वो सरफेस ऑफ अर्थ पे थोड़ा सा डिस्टेंस है h, उस पर मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला विल कम आउट टू बी mgh। दिस आई हैव टू प्रूव। ठीक है, तो उसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। सो ये केस है, ठीक है, ये p पॉइंट है सरफेस पे, फिर उसको q पॉइंट पे रेस किया गया जो है हाइट h, एंड दैट हाइट h इज वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो याद रहे, मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया कि जो mgh फॉर्मूला लगता है वो कब एप्लीकेबल होता है, जब जो ऑब्जेक्ट है, जो हाइट है, वो बहुत कम हो एज कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। वो क्यों होता है वो हम डेरिवेशन में देखेंगे। ठीक है, सो इनिशियली द बॉडी ऑफ मास m इज ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ये सर्फेस ऑफ द अर्थ पर है, दैट इज एट पॉइंट P।
it is then taken to height h above the surface where h is very very less than r. ठीक है, then the change in potential energy is given by, change in potential energy कैसे होता है, 1 GMM 1/r1 माइनस 1/r2. आप कहाँ से लेके गए हो, R1 क्या था आपका R, ठीक है, पॉइंट P कहाँ पे था, सरफेस पे था, और उसको आप फिर ऊपर लेके गए R प्लस H. तो R1 हो गया R, R2 हो गया R प्लस H. इज दिस क्लियर? तो क्या लगाओगे, GMM 1/r माइनस 1/r प्लस H. ऑलराइट, अब सिर्फ कैलकुलेशन है, ध्यान से समझना. इस वाली चीज़ में, इस वाले में 1/r प्लस H का R अगर कॉमन ले लिया तो आ गया 1 प्लस H बाय R. ठीक है, अब इधर भी 1 बाय R है, इधर भी 1 बाय R है, तो R बाहर ले लें. तो GMM अपॉन R, अंदर क्या बचा, 1 माइनस 1/1 प्लस H बाय R. ये बच गया. यहाँ तक ठीक है? ओके. अब ध्यान से देखो क्या किया है, ये इस क्वांटिटी को क्या मैं 1 प्लस H बाय R इनवर्स लिख सकती हूँ. ठीक है, अब एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज़, ये बाइनॉमियल एक्सपेंशन में हम लोग पढ़ते हैं कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n को हम लिख सकते हैं 1 प्लस nx. मतलब जो पावर होती है वो आगे आ जाती है. कब आती है, व्हेन दिस क्वांटिटी इज वेरी वेरी लेस दैन 1. बहुत ही छोटी है, बहुत ही छोटी है. ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, हमने क्या लिखा, दैट द हाइट इज लेस दैन r. तो क्या हम लिख सकते हैं दैट h बाय r इज लेस दैन 1. ठीक है, मतलब दिस क्वांटिटी इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी. तो हमारे पास ये वाला आ गया चीज़. ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब इसमें, हम इसमें यस, तो इस क्वांटिटी की जगह, बिकॉज दिस इज लेस दैन 1, तो ये जो पावर है आगे आ जाएगी. तो इधर क्या लग जाएगा, 1 माइनस H बाय R. इज दिस क्लियर? 1 माइनस H बाय R. ओके, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, GMM अपॉन R 1 माइनस 1 प्लस H बाय R. ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, GMM अपॉन GMM अपॉन R स्क्वायर इंटू H. ये सब बचा. अब आपको पता है कि GM अपॉन R स्क्वायर तो आपका स्मॉल g होता है. GM अपॉन R स्क्वायर स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है. तो बच क्या गया, m बच गया और h बच गया. तो आपका फॉर्मूला क्या आ गया, mgh. ठीक है, और ये हम क्यों कर पाए, क्योंकि द h वाज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ. समझ आ गई बात? ठीक है. Next question, a body of mass m is taken from surface of the earth to a height equal to the radius of the earth. Find change in gravitational potential energy in terms of g. एक बॉडी को क्या लेके गए, r डिस्टेंस पर, ये जो डिस्टेंस है r डिस्टेंस ऊपर लेके गए. तो ये याद रखना, आप mgh फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते. क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि हाइट जो है वो बहुत छोटी नहीं है, जस्ट आधी है. आधी मतलब इट्स नॉट लाइक कि कंपेयर नहीं कर सकते, इट्स कंपेरेबल. ऑलराइट, तो आप mgh फॉर्मूला नहीं लगा सकते, आपको लगाना पड़ेगा इसका बेसिक फॉर्मूला. ठीक है, जो जनरल फॉर्मूला था वो क्या है, दैट del u इज इक्वल टू GMM 1/r1 माइनस 1/r2. ठीक है, तो 1/r1 की जगह r आ जाएगा, इसकी जगह 2r आ जाएगा. जब सॉल्व करोगे यू विल गेट इट टू बी GMM अपॉन 2r. यहाँ पे आंसर आ गया, बट ध्यान से देखो, उसने बोला है कि यू नीड टू फाइंड GP इन टर्म्स ऑफ स्मॉल g. मतलब स्मॉल g कैसे रिप्लेस कर सकते हो, हमें पता है GM अपॉन R स्क्वायर होता है स्मॉल g. ठीक है, तो कुछ ऐसी क्वांटिटी हमको लानी पड़ेगी. ठीक है, तो देखो क्या किया, GMM अपॉन 2R था ना, GMM अपॉन R इंटू हाफ अलग लिख दिया. अब हमें पता है कि हमें चाहिए था कुछ GM अपॉन R स्क्वायर. तो मैं क्या करूँ, R से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ, तो इधर बन गया GM अपॉन R स्क्वायर, M बच गया और इधर बच गया R बाय 2. तो ये कितना आ गया, mgr बाय 2. तो ये हमने एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ स्मॉल g. इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं जो आपको 2 या 3 बॉडीज दी हों और आपको फाइंड आउट करना हो कि उनके बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या लग रही है. तो बहुत ईजी है, जितने पेयर्स बन रहे हैं उतने बनाओ और उन सब के बीच में एनर्जी निकाल लो. जैसे सपोज 2 ही मासेस हैं तो एक ही पेयर बन रहा है. ठीक है, इनके बीच में फोर्स लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी माइनस g m1 m2 अपॉन r12, यही लग रहा होगा. ठीक है, बट अगर आपके पास इस तरीके से 3 है तो क्या क्या पेयर बन रहे हैं, एक m1 m2 में फोर्स लग सकती है, एक m1 m3 में, एक m2 m3 में. तो जितने भी पेयर्स बन रहे हैं सबके बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो. ठीक है, तो 1 और 2 में क्या आएगा, 1 और 2 में ये आ जाएगी माइनस g m1 m2 अपॉन r12. फिर m1 और m3 में निकाल लो पोटेंशियल एनर्जी, फिर m2 और m3 में निकाल दो और सबको ऐड कर दो. दैट इज इट. जितने पेयर्स बन रहे हैं सबकी पोटेंशियल एनर्जी निकाली और उनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया. ऑलराइट, तो उसी पे बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन, 3 इक्वल मासेस आर placed each at the vertices of an equilateral triangle of side A. कैलकुलेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी.
तो ये 3 मासेस प्लेस किए गए, दिस एंड दिस, और तीनों के बीच में डिस्टेंस है a। इज दैट क्लियर? तो अब क्या करोगे, पेयर्स बनाओगे। अगर मैं ये वाले और इसके बीच में देखूँ तो कितना लग रहा है एनर्जी, -gm²/a। इसके बीच में कितना लग रहा है, -gm²/a, और इसके बीच में भी क्या लग रहा है, -gm²/a। तीनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ऐड किया तो कितना आया, -3gm²/a। इज दिस क्लियर? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन एनी नंबर ऑफ बॉडीज निकालना इज वेरी इजी। ओके, शेल थ्योरम, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसके 2 पॉइंट्स हैं, दोनों पॉइंट्स समझो ध्यान से। सो फर्स्ट पॉइंट स्टेट्स दैट it says that if a point mass lies outside a uniform spherical shell or sphere with a spherically symmetric internal mass distribution, the shell or sphere attracts the point mass as if the entire mass of the shell or sphere were concentrated at its center. अब इस पूरी लैंग्वेज का मतलब क्या है, देखो जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लगता था ना, मतलब ये Gm1 m2/r², ये तब एप्लीकेबल होता है जब ये m1 और m2 पॉइंट मासेस होते हैं, ठीक है। लेकिन हमने तो देखा, हमने तो अर्थ पे लगाया, हमने किसी मून पे भी लगा दिया, हर किसी पे फॉर्मूला लगा दिया, तो हम कैसे लगा पा रहे हैं बेसिकली। तो देखो ये थ्योरम क्या स्टेट करता है, सपोज एक बहुत बड़ा शेल या स्फीयर है और उस पर मास m है, तो ये एक दूसरे पे इस तरीके से फोर्स लगाएंगे कि सपोज ये पूरा जो बड़ा मास था ना, इसका जो मास है वो इस पॉइंट पर, सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड है, तो हम इसको ये वाला पॉइंट मास कंसिडर करते हैं, और ये तो पॉइंट मास था ही। अब इनके बीच में हम क्या निकाल लेते हैं, फोर्स, क्योंकि फोर्स तो पॉइंट मासेस के बीच में ये जो थ्योरम था एप्लीकेबल है। समझ आ गई बात? तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, हम इसको पॉइंट मास ही कंसिडर करेंगे, और कहाँ पर है पूरा का पूरा मास सिचुएटेड, एट द सेंटर। इज दिस क्लियर? ठीक है। अब सेकंड देखो, सेकंड में पहले ये देखते हैं, नेट फोर्स बिटवीन अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल एंड एन इंटीरियर पार्टिकल इज 0। इसका मतलब है कोई एक शेल है, अगर बाहर पॉइंट रखा है तो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया कि वो इस तरीके से फोर्स अप्लाई करेगा कि इसका पूरा मास इज एट सेंटर। बट अगर जो पॉइंट है, जो पॉइंट हम जिस पे फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, इट इज केप्ट इनसाइड दिस स्फीयर, इनसाइड दिस शेल, तो क्या होगा, इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, इस पे जो फोर्स लगेगा वो 0 लगेगा। क्यों? क्योंकि हर जगह इक्वल लग रहा है ना, हर जगह इक्वल फोर्स लग रहा है, तो कैंसिल आउट कर देंगे अपने आप में, ठीक है, क्योंकि फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो अगर ये कहीं पे भी रखा है, इंटीरियर में रखा है, बस ऐसा नहीं कि सेंटर में रखा है, इंटीरियर में, तो आप बोलोगे कि इस पॉइंट पे कैसे इक्वल फोर्स लग रही है, यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा फोर्सेस लग रही हैं, इस पॉइंट पे कम लग रही हैं। अरे कम लग रही है, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड तो ज़्यादा होगा ना, क्योंकि डिस्टेंस कम है। समझ आ गई बात? तो इंटीरियर में कहीं पर भी पॉइंट रखा है, कहीं पर भी, आई एम नॉट सेइंग इट इज केप्ट जस्ट एट द सेंटर, इट्स केप्ट एनीवेयर इन द इंटीरियर, इधर रखा है, इधर रखा है, इधर रखा है, क्या हो जाएगा, इसका फोर्स 0 हो जाएगा। ऑलराइट, ठीक है। अब इसका एक और पॉइंट है, वो क्या स्टेट करता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी इस तरीके से, ठीक है, काफ़ी सारे शेल्स हैं, और आपका जो मास है, आपका जो पॉइंट मास है, जो भी मास है, वो इधर रखा हुआ है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स है वो इन दोनों शेल की वजह से तो लगेगी ही नहीं। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि ध्यान से देखो ना, ये पॉइंट इनका इंटीरियर हो गया, ये पॉइंट इसके अकॉर्डिंग इंटीरियर हो गया, और हमने बोला कि इंटीरियर में अगर रखा हुआ है पॉइंट तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, ठीक है। तो अब जो भी इस पॉइंट पे फोर्स लग रही होगी, इस पॉइंट पे, वो इन दोनों की वजह से लग रही होगी, दैट्स इट। और वो कैसे लग रही होगी, ऐसे जैसे सेंटर से नॉर्मली कैलकुलेट करते हो, लाइक दैट। समझ आ गई बात? कंफ्यूजिंग लग रहा है, मैं वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सपोज ये 3 इस तरीके से कोसेंट्रिक शेल्स हैं, आपका जो मास है इधर रखा हुआ है, तो इस पे जो फोर्स लग रही है वो इन दोनों की वजह से तो लगेगी ही नहीं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि अगर कोई शेल है, उसके इंटीरियर में कोई पॉइंट है, तो फोर्स लगाएगा ही नहीं। तो इस पे, इस ऑब्जेक्ट पे जो भी फोर्स लगेगी वो सिर्फ और सिर्फ इस शेल की वजह से लगेगी, विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर। समझ आ गई बात? इस पे भी कहाँ पे लगेगी, सेंटर की तरफ लगेगी। दिस वॉज योर शेल्स थ्योरम। इज दैट क्लियर? सो दिस वॉज द लेक्चर। ओके।